सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 कितने कौवे। बच्चों, पाठ तो हमने पढ़ लिया था और हम इसका अभ्यास कर रहे थे। तो जो भी हमने कल पढ़ा था पहले उसे एक बार दोहराएंगे, उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, कल हमने किया था लिखित। बच्चों, हमने कल लिखित का दूसरा प्रश्न किया था। लिखित का दूसरा प्रश्न है वाक्य पूरे करो। तो आज हम इसे एक बार फिर से करके दोहराएंगे। लिखित का दूसरा प्रश्न है वाक्य पूरे करो। प्रश्न 2, वाक्य पूरे करो। बच्चों, वाक्य पूरे करो में हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और दिए गए वाक्यों में जो शब्द जहाँ उचित लगता है या सही बैठता है वहाँ पे हम उसे लिख करके उन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला शब्द है दौरा। द पे अ की मात्रा द, रा, र पे आ की मात्रा रा। उसके बाद आज्ञा, आज्ञा। तीसरा शब्द है हमारे पास समय, स म य, समय। चौथा शब्द है गिनती, ग पे छोटी की मात्रा, न त पर बड़ी की मात्रा, गिनती। तो बच्चों, इस तरह से हम इन शब्दों को दिए गए वाक्यों में लिख करके वाक्यों को पूरा करेंगे। कल भी हमने किया था, एक बार फिर मेरे साथ आप देख लो, करके दोहरा लो। तो यहाँ पे बच्चों पहला हमारा वाक्य है क में हमारे पास है राजा राज्य का डैश करना चाहते थे। राजा राज्य का दौरा, राजा राज्य का डैश करना चाहते थे। डैश करना चाहते थे। राजा राज्य का डैश करना चाहते। दूसरा वाक्य है ख है राजा ने सबको, राजा ने सबको सभा में डैश हाजिर रहने की, क पर बड़ी की मात्रा की, रहने की डैश दी थी। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दी थी। उसके बाद कौवों की डैश हो ही नहीं सकती। कौवों, क पर अ की मात्रा, कौ की डैश हो ही नहीं सकती। और चौथा वाक्य है घ में हमारे पास है तेनालीराम ने गिनती के लिए, तेनालीराम ने गिनती के लिए कितने
दिन का डैश मांगा, कितने दिन का डैश मांगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 रिक्त स्थान हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। हमें कहाँ से पूरा करना है? ऊपर दिए गए शब्दों को चुन करके, जो शब्द जिस वाक्य में सही बैठता है, जिस वाक्य में सही मतलब देता है, वहाँ पे हम इसे लिख करके वाक्यों को पूरा करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, वाक्य पूरे करो। दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। अब हमारा पहला वाक्य है, राजा राज्य का डैश करना चाहते थे। राजा राज्य का डैश करना चाहते थे। तो बच्चों राजा राज्य का क्या करना चाहते थे? दौरा करना चाहते थे। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे द पे अ की मात्रा द, र पे आ की मात्रा रा, दौरा। आप यहाँ लिखेंगे दौरा, राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दी। तो आप पहले तो दौरा के नीचे एक लिखेंगे, उसके बाद क्योंकि आपने दौरा लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पे हाजिर रहने की डैश दी थी। क्या दी थी? आज्ञा दी थी। तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे आज्ञा, आ और ज्ञ पे आ की मात्रा आज्ञा। आज्ञा मतलब आज्ञा मतलब आदेश, आज्ञा मतलब आदेश। तो यहाँ पे आप आज्ञा लिखेंगे और आज्ञा के नीचे यहाँ 2 लिखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद कौवों की डैश हो ही नहीं सकती। तो बच्चों हमारे पास 2 शब्द बचे हैं, समय और गिनती। कौवों की क्या नहीं हो सकती? गिनती नहीं हो सकती। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे फ्री में गिनती। ग पर छोटी की मात्रा गी, न ती। तो आप यहाँ गिनती लिख करके इस वाक्य को पूरा करेंगे। अगला वाक्य है, तेनालीराम ने गिनती के लिए कितने दिन का डैश मांगा। हमारे पास सिर्फ यहाँ समय बचा है, तो हम यहाँ लिखेंगे समय और यहाँ हम लिखेंगे स म य। तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितने दिन का समय मांगा। इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को कर लिया। चलिए हम इसे एक बार फिर दोहरा लेते हैं। वाक्य पूरे करो। दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। तेनालीराम ने गिनती के लिए कितने दिन का समय मांगा था। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास कर लिया। हमारा अगला अभ्यास है भाषा से, या हमारा यह अभ्यास लिखित था, हमने लिख करके इसका अभ्यास कर लिया और अगला अभ्यास हमारा है भाषा से। तो चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास भी कल हमने पढ़ा था, एक बार फिर हम उसे लिख करके दोहराते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है भाषा से। इन्हें क्या कहते हैं? यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों का एक शब्द में हमें उत्तर देना है। हम वाक्य में दिए गए शब्दों को जोड़ करके जो भी हमें समझ में आता है हम बताएंगे कि उन्हें क्या कहते हैं। जैसे कि इन्हें क्या कहते हैं, लिखो, यहाँ हमें लिखना है। पहला है क, जिस आसन पर राजा बैठता है। जिस आसन पर राजा बैठता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंहासन कहते हैं। पहला है जिस आसन पर राजा बैठता है उसे हम सिंहासन कहते हैं। ख, जो बहुत समझदार होता है। जो बहुत समझदार होता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। जो बहुत समझदार होता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है उसे हम मंत्री कहते हैं। तो हमें इस प्रकार इसे हम लिख करके। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है अभ्यास भाषा से। भाषा से का हम पहला अभ्यास करेंगे भाषा से। और भाषा से में हमारा पहला अभ्यास है इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते? इन्हें क्या कहते हैं?
इन्हें क्या कहते हैं, लिखो। हमारा इसके अंदर हमारा पहला है, पहले में हम लिखेंगे जिस आसन पर, जिस आसन, आसन का मतलब है बैठने का स्थान, आसन का मतलब है बैठने का स्थान। जिस आसन पर राजा, राजा र पे आ की मात्रा रा, ज पे आ की मात्रा राजा, बैठते, बैठते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंहासन कहते हैं। सिंहासन, उसे हम सिंहासन कहते हैं। जिस आसन पे राजा बैठते हैं उसे हम सिंहासन कहते हैं। उसके बाद हमारा पहला उत्तर है सिंहासन। दूसरा उत्तर है ख। दूसरा पहले हम प्रश्न लिखते हैं। दूसरा है जो बहुत समझदार होता है, जो बहुत समझदार, समझदार होता है, जो बहुत समझदार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। जो बहुत समझदार होता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ब पे छोटा की मात्रा, द के नीचे हलन, क्योंकि द यहाँ पे आधा है, बुद्धिमान, द यहाँ पे आधा है, इसलिए उसके नीचे हम यहाँ पे डैश लगाएंगे। इसका मतलब है आधा, बुद्धिमान। उसके बाद ग में हमारे पास है राजा, जिससे, राजा जिससे सलाह मशवरा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मंत्री कहते हैं। मंत्री कहते हैं। राजा जिससे सलाह मशवरा करते हैं उसे हम मंत्री कहते हैं। तो बच्चों यह प्रश्न हमारा भाषा से है। इसमें हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों का उत्तर हमें एक शब्द में देना है कि उस दिए गए वाक्य को हम क्या कहते हैं। तो पहला प्रश्न है भाषा में इन्हें क्या कहते हैं, लिखो। जिस आसन पर राजा बैठते हैं उसे हम सिंहासन कहते हैं। जिस आसन पर राजा बैठते हैं उन्हें हम सिंहासन कहते हैं। जो बहुत समझदार होता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। जो बहुत समझदार होता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। राजा जिससे सलाह मशवरा करते हैं उसे हम मंत्री कहते हैं। राजा जिससे सलाह मशवरा करते हैं उसे हम मंत्री कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने यह प्रश्न भी, अभ्यास भी दोहरा लिया। अब हम शुरू करेंगे अगला अभ्यास, जिसे हमने कल शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं किया था। तो बच्चों हमारा भाषा में अगला अभ्यास है अभ्यास 2, समझो और बोल कर पढ़ो। भाषा में अगर हमें किसी चीज़ को अच्छे से समझना है, लिखना और पढ़ना दोनों समझना है, तो हमें उसे जोर जोर से पढ़ कर के ही समझना होगा। क्योंकि जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं तो हमें लिखना और पढ़ना दोनों आता है। भाषा में जब तक हमें सही उच्चारण नहीं आएगा हम सही शब्द लिख नहीं पाएंगे। तो बच्चों हमेशा जब भी भाषा में कोई भी चीज़ आप पढ़ते और लिखते हो उसे जोर जोर से पढ़ोगे और फिर लिखोगे। तो यहाँ पे बच्चों पढ़ो और समझो में हमारे पास है आधा और पूरा व्यंजन को मिला करके शब्द बनाना, जो कि हम अधिकतर पाठ में हमने पढ़ा है, इसलिए अभी तक हमें बहुत कुछ समझ में आ गया है। आज हम फिर यहाँ पे करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कभी कभी जब हम दो व्यंजनों को मिलाते हैं तो वहाँ पे हम तीसरा व्यंजन बनाते हैं जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और कभी कभी हम आधा और पूरा व्यंजन को एक साथ मिला करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं किस प्रकार के व्यंजन, किस प्रकार के संयुक्त व्यंजन और आधा और पूरा व्यंजन मिला करके हम शब्द बनाते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है बच्चों,
हमारा पहला उदाहरण यहाँ पर है प और र। जब हम प और र को मिलाएंगे तो बनेगा प्र, और प्र हमारा तीसरा व्यंजन है। इन दोनों को मिला करके हम नया व्यंजन बना रहे हैं, जो जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हम जब प और र को मिलाएंगे, आधा प और र, तो हम आधा प और र नहीं लिखेंगे बल्कि हम प्र लिखेंगे। प्र तीसरा व्यंजन है जिसे हम प और र को मिला करके बना रहे हैं। अब इस व्यंजन से हम शब्द बनाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दो, भाषा का प्रश्न दो, समझो और बोल कर, समझो और बोल कर पढ़ो, समझो और बोल कर पढ़ो। तो हम इसे बोल करके पहले समझेंगे, फिर उसके बाद बोल करके पढ़ेंगे। तो हमारा पहला आधा शब्द है आधा प। जब भी हम आधा प लिखते हैं, इसके नीचे एक हलंत लगाते हैं। तो बच्चों इसका मतलब है आधा प और पूरा प और पूरा र। जब यहाँ पे हमारे पास दो व्यंजन हैं, पहले वाले व्यंजन प को हम आधा लेंगे और दूसरे वाले व्यंजन को हम पूरा लेंगे। तो जब हम इसे आधा और पूरा लेकर मिलाएंगे तो ये बनेगा प्र, नया व्यंजन बनेगा, जो कि तीसरा व्यंजन है जिसे हम प्र कहते हैं। अब प्र से बनने वाले शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे और उनको सीखेंगे कि कैसे ये शब्द बनेंगे। तो प्र से हम पहले तो हम उन शब्दों का यहाँ पे विचार करेंगे जो हमने पाठ में पढ़ा है। पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो चलिए देखते हैं। प्र से हमने कितने शब्द पाठ में पढ़े हैं। तो पहला शब्द तो जो हमने पाठ में पढ़ा है प्र से, उसमें प्रबंध है। पहला शब्द जो हमने पाठ में पढ़ा, आपके पृष्ठ संख्या 68 में आप देख सकते हैं, दूसरी पंक्ति में प्र से है प्रबंध। तो हम यहाँ लिखेंगे प्र, ब पर बिंदी और ध से धनुष, प्रबंध। ये हो गया प्रबंध। उसके बाद दूसरा आपका शब्द उसी पृष्ठ पर है, आप देख सकते हैं प्रवेश। तेनाली राम का प्रवेश आपको लाल रंग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रवेश, प्रवेश। तो यह दूसरा शब्द है जिसको हमने पाठ में देखा था, और इसके अलावा प्र से आने वाले शब्द तो हमने पाठ में देखा नहीं। यही दो शब्दों के बारे में हमने पाठ में पढ़ा है जो कि प्र से बनते हैं। उसके बाद हम अपने मन से कुछ शब्द लिखेंगे, जैसे कि हमारा अगला है शब्द प्रणाम। यह थे पाठ के दो शब्द। अब हम लिखेंगे प्रणाम, प्रणाम। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं प्रसाद। फिर लिख सकते हैं प्रश्न। और इस तरह से बच्चों और भी बहुत सारे शब्दों को आप लिख करके प्र का उच्चारण देख सकते हैं और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो और यहाँ पे प और र को मिला करके हमने प्र बनाया, प्रबंध, प्रवेश, प्रणाम, प्रसाद, प्रश्न। उसके बाद आप और भी प्रार्थना और प्रक्रिया, बहुत सारे शब्दों को लिख करके आप यहाँ पे इन शब्दों को लिखने और बनाने का प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है आधा ज, ये है क। अब हम ख करेंगे। ख में हमारे पास है आधा ज। जब हम आधा ज लिखेंगे, इसके नीचे फिर से हम हलंत लगाएंगे और य, आधा ज और य। जब आधा ज और य को मिलाएंगे तो यहाँ पे कोई तीसरा व्यंजन नहीं बनेगा, बल्कि हम ज को आधा लिखेंगे और य के साथ मिला करके लिखेंगे। तो यहाँ पे शब्द बनेगा ज्य। इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा व्यंजनों को मिलाने से तीसरा व्यंजन नहीं बनता, बल्कि कभी कभी हम पहले व्यंजन को आधा और दूसरे व्यंजन को पूरा, दोनों को एक साथ मिला करके लिखते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी व्यंजन को आधा लिखते हैं तो उसका अ का जो स्वर है
हर व्यंजन, जैसा हम सभी जानते हैं, हर व्यंजन के साथ अ का स्वर होता है। जब हम किसी भी व्यंजन को आधा लिखते हैं तो अ का स्वर हट जाता है, फिर उस व्यंजन के में जो स्वर बचता है उसको हम दूसरे स्वर के साथ मिला करके, दूसरे व्यंजन के साथ मिला करके तब पढ़ते हैं। जब जैसे कि इसको हम ज तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आधा हो गया है, तो अ इसका हटा दिया है हमने, तो हम इसको ज पढ़ेंगे। अ वाला स्वर हम य में मिला देंगे, अ वाला के स्वर की जगह पे हम य लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ज। अब ज से हम शब्द बनाएंगे। आपके पाठ में भी हमने बहुत सारे शब्द देखे ज से, जैसे कि हमने देखा राज्य, राज्य, फिर उसके बाद हमने देखा ज्यादा, 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 उसके बाद हमने देखा ज्योति, ज्योति, ज्योतिष, ज्योतिष, इसी तरह हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। राज्य, ज्यादा, ज्योति, ज्योतिष। ज से और भी बहुत सारे शब्द आप ढूंढ करके लिख करके मुझे बताएंगे। उसके बाद हमारा अगला शब्द है द और ध। जब हम, जैसे हमने बुद्धिमान में द और ध को मिला करके शब्द बनाया है, यहाँ पे बुद्धिमान में भी द का प्रयोग हमने आधा ही किया है, तो यहाँ पे द आधा द, फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे आधा द। जब भी हम लिखेंगे इसके नीचे हलंत लगाएंगे, प्लस ध से धनुष। अब यहाँ पे हम जब आधा को लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें तीसरा व्यंजन नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम इन दोनों को मिला करके लिखेंगे। तो हम इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, हम द को दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे इस तरह से, द के नीचे हलंत लगा के और ध लिखेंगे, ये आधा हो गया, जैसे कि हमने बुद्धिमान में, पाठ में बुद्धिमान में लिखा हुआ देखा था। तो उसके बाद हम शुद्ध से हम शब्द बनाएंगे, शुद्ध, ड के नीचे हलंत और ध से धनुष, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध के बाद हमारे पास है व पे छोटा की मात्रा, द के नीचे हलंत और ध, बुद्ध। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा बुद्धिमान, व पे छोटे की मात्रा, द के नीचे हलंत और ध पे छोटी की मात्रा, माँ और न, बुद्धिमान। ये हो गया बुद्धिमान। इसी तरह हम और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तरह से हम इसको कैसे लिखेंगे, अब द और ध को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, आधा द और ध को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, द के नीचे आधा ध लिख करके। जबकि द, यहाँ पे द आधा है लेकिन हम लिखेंगे ध को आधा, द और ध। यहाँ पे द आधा है लेकिन द के साथ आधा ध मिला के दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, बुद्धिमान या शुद्ध या बुद्ध, इस तरह से हम लिखेंगे। तो हमारा दूसरा तरीका द, आधा द और ध को लिखने का, इस तरह से हम लिखेंगे। और यहाँ पे इसी शब्द को हम, शुद्ध को ही हम इस तरह से लिखेंगे, इसके नीचे आधा ध लिखेंगे, शुद्ध, शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद ब पर छोटे की मात्रा और द के नीचे आधा ध, बुद्ध। उसके बाद बुद्धिमान में भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान की जो मात्रा है द से पहले आ जाएगी क्योंकि छोटी की मात्रा है, तो पहले ध के पहले की और फिर उसके बाद द के पहले आ जाएगी। तो बच्चों हम द को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम द को इस तरह से भी, तो बच्चों इस तरह से हम कुछ शब्दों को दो प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि आधा ध और ध, ये हो गया ध, बुद्ध, शुद्ध, बुद्ध, बुद्धिमान। उसी तरह इस द और ध को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो हम हलंत लगा करके लिख सकते हैं या हम इस तरह से लिख सकते हैं, द के नीचे आधा ध, श के नीचे और द के नीचे, यहाँ पर भी द के नीचे आधा ध लगा करके, बुद्ध में भी द के नीचे आधा ध लगा करके, और बुद्धिमान में भी द के नीचे आधा ध लगा करके भी हम लिख सकते हैं। तो इन शब्दों को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो नीचे हलंत लगा करके या फिर हम
आधा ध लिख करके। तो जितना हमने किया इसे पढ़ लेते हैं। प और र, प्र हो गया, प्र से बना प्रबंध, प्रवेश, प्रणाम, प्रसाद और प्रश्न। उसी तरह आधा झ और य से बना ज्य, राज्य, ज्यादा, ज्योति या ज्योतिष, ज्योतिष। तो इस तरह से हम आधा ज और य से शब्द हमने बनाए। उसके बाद आधा द और ध से, आधा द और ध को हम दो प्रकार लिख सकते हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और आधा ध लिख करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसे पढ़ेंगे शुद्ध, बुद्ध, बुद्धिमान, शुद्ध, बुद्ध, बुद्धिमान। तो इस तरह से हम लिख करके यहाँ पे हम आधा ध और पूरा ध का हमने प्रयोग सीखा। तो आगे हमारे पास कुछ और है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो अगला शब्द है आधा श और ण। ग, ग में हमारे पास है आधा श, हलंत लगाएंगे और ण। अब यहाँ पे भी जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें कोई नया व्यंजन नहीं मिलेगा, बल्कि हम इन दोनों को, एक को आधा और दूसरे व्यंजन को पूरा लिख करके शब्द बनाएंगे। जैसे कि पहला व्यंजन जिसके नीचे हलंत लगा है वो आधा हो जाएगा, आधा श और ण। इस तरह से हम मिला करके शब्द बनाएंगे। अब ये हो जाए ष्ण हो जाएगा। उसके बाद तो हम शब्द बनाएंगे, इनसे शब्द बनेगा विष्णु, व पे छोटी की मात्रा, विष्णु, कृष्ण, कृष्ण, ग्रीष्म, नहीं ग्रीष्म नहीं बनेगा, उसमें म है ना, ग्रीष्म नहीं बनेगा, उष्ण, उष्ण। तो इस तरह से बच्चों आप और भी शब्दों को ढूंढ, क्योंकि ये दोनों जो इन दोनों का जो संयोजन है ये थोड़ा कठिन है, तो आपको बहुत कम शब्द मिलेंगे। तो आप कुछ और इस प्रकार के शब्दों को ढूंढ करके आप यहाँ शब्द बना सकते हैं। आधा श और ड, जिस तरह से हमने पहले कुछ शब्दों को मिला करके नए नए शब्द बनाए थे, वैसे यहाँ पे हम आधा श और ड को एक साथ मिला करके, जैसा कि मैंने बताया, जिस शब्द को हम आधा लिखते हैं उसका अ का स्वर हटा देते हैं। हर व्यंजन के साथ अ का स्वर होता है। जब हम उसे आधा लिखते हैं, उस व्यंजन के अ के स्वर के जगह पे हम दूसरा व्यंजन मिला देते हैं, वो बन जाता है श्न, श्न बन गया है। विष्णु, कृष्ण, उष्ण। इस तरह से आप और भी शब्द ढूंढ करके बना सकते हैं और आधा श और ड का अभ्यास, लिखने का और पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है श और त। अगला शब्द है श। घ में हमारे पास है बड़ा श, सलजम वाला श और त। अब इन दोनों को हम मिला करके शब्द बनाएंगे। तो बच्चों आधा श और त को बनाने से बना ष्त। यहाँ पे भी हम तीसरा व्यंजन हमें नहीं मिलेगा, बल्कि हम इन्हीं को आधा और पूरा लिख करके नया व्यंजन बनाएंगे, संयुक्त व्यंजन बनाएंगे। तो श और त, तो ये हो गया ष्त, ये हो गया ष्त। चलिए देखते हैं ष्त से क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे हम शब्द बनाएंगे। ष्त से बनेगा नाश्ता, नाश्ता, फिर बना रिश्ता, रिश्ता, फिर बना रिश्तेदार, रिश्तेदार। और हम बना सकते हैं रिश्वत, ये कुछ शब्द हमने बनाए श और आधा त से। यहाँ पे शब्द के नीचे हलंत लगाने का मतलब है हम इसे आधा लिखेंगे, इसके अ के स्वर की जगह हम यहाँ पे त लगाएंगे, हो जाएगा ष्ट। उसके बाद नाश्ता, रिश्ता, रिश्तेदार, नाश्ता, रिश्ता, रिश्तेदार, रिश्वत। इस तरह से हमने यहाँ पे नए नए शब्द, जो आज हमने आधा और पूरा व्यंजन मिला करके नए नए शब्द बनाने सीखे। हमने जो भी आज पढ़ा आप उसे एक बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे और उसके बाद कल के वीडियो में हम आगे का अभ्यास पूरा करेंगे। तो बच्चों आप जोर जोर से पढ़ करके, बोल करके इसे लिखेंगे तो आपको भाषा अच्छे से आएगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि भाषा जब भी आप पढ़ते हैं या
उसे समझते हैं तो उसे बोल बोल कर पढ़ें। जब हम सही उच्चारण करते हैं, बोलना सीखते हैं, तभी हमें सही लिखना आता है। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।